जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अशोक के समय के सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अशोक के शासन काल में भारत की सामाजिक स्थिति बहुत परिवर्तन दिखे। ब्राह्मण, श्रवण, आजीवक आदि अनेक संप्रदाय थे, परंतु राज्य की ओर से सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता था और सभी को इस बात की हिदायत दी जाती थी कि धर्म के मामले में सहिष्णु होना सीखे, सत्य का आदर करे आदि। कई साधु भी देश और समाज की भलाई हो सके कैसे हो, इसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते थे। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता था कि इसमें राजकुमार और राजकुमारियां दूर देश जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण उदार था और कभी कभी विदेशियों को भी शिक्षा दीक्षा देकर हिंदू बना दिया जाता था। उन्हें लोग हर्ष स्वीकार करते थे। एक यूनानी हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया और उनका धर्म रक्षित रखा गया। अशोक ने अपनी शिक्षाओं को बोलचाल की भाषा में स्तंभों पर खुदवाया था। दूसरी तरफ आशी के काल में कई मठ और पाठशालाएं भी थी। इससे मालूम होता है कि उस समय शिक्षा का अच्छा प्रसार था। इतिहासकार स्मिथ अशोक के काल में शिक्षा का स्थान के संबंध में कुछ इस तरह कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अशोक के शासन काल में सुखी तथा सदाचारी थे। संबंधियों, मित्रों, नौकरों तथा पशुओं पर भी लोग दया का भाव रखते थे। बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथाएं अशोक के समय में भी थी। खुद अशोक की कई रानियां थी। अशोक ने 18 वर्ष की आयु में शादी किया था और उसके बहन की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हुई थी। मांसाहार का प्रचलन अशोक सम्राट के समय घट रहा था। मौर्यकालीन कला। अशोक ने बहुत से नगर, स्तूप, विहार और मठ बनवाए। कई जगह स्तंभों को गड़वाया। उसने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना की और एक दूसरा नगर उसने नेपाल में बसाया। कहा जाता है कि अशोक अपनी बेटी चारुमती और उसके पति देवपाल के साथ वहां गया था। अशोक का महल इतना सुंदर था कि लगभग 900 वर्ष के बाद जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया तो उसे देखकर वह चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह महल मनुष्य के हाथ का बना हुआ है। उसकी चित्रकारी और पत्थर की खुदाई देखकर वह मुग्ध हो गया। अशोक स्तंभ। अशोक की बनवाई हुई बहुत सी इमारतों में अब तो नष्ट हो गई है, परंतु सांची स्तूप भोपाल में स्थित तथा भोरहुत इलाहाबाद से कुछ दूरी पर स्तूप अब भी उसकी स्मृति की रक्षा कर रहे हैं। अशोक ने कई स्तंभ खड़े करवाए जो देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें से सांची, प्रयाग, सारनाथ और लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ अधिक प्रसिद्ध है। जो लौरिया नंदनगढ़ का है ये चला गया है दिल्ली राष्ट्रपति भवन में है। अब यहाँ पे आपको पश्चिम चंपारण में देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ स्तंभों पर सिंह की मूर्तियां है। ये आप देख सकते हैं। वैशाली का अशोक स्तंभ है जो कि सिंह का आकृति अंकित है। लगभग उसके हर एक जितने भी स्तंभ है उस पर कुछ न कुछ अधिकांशतः आपको सिंह की आकृति ही देखने को मिलती थी। दिल्ली के अशोक स्तंभ को 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक टोपवारा नामक
गांव मेरठ जिले में स्थित से उठाकर लगवाया था। वो यह उस काल के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। इसकी बनावट और चमक अत्यंत सुंदर है। इस स्तंभ को उठाकर खड़ा करने में उस काल में इंजीनियरों ने जो कुशलता दिखाई वह भी काबिले तारीफ है। सर जॉन मार्शल का कथन है कि सारनाथ में शिला स्तंभ पर जानवरों के जो चित्र खोदे गए हैं वह कला और शैली दोनों की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के हैं। पत्थर पर इतनी सुंदर खुदाई भारत में कभी नहीं हुई और न प्राचीन संसार में ही इसके जोड़ की कोई चीज मिलती है। अशोक स्तंभ लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी का ये अशोक स्तंभ है। गुफाएं, अशोक द्वारा बनाई गई गुफाएं। अशोक की कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जिन पर अशोक के लेख खुदे हुए हैं। ऐसी कुल 7 गुफाएं और गया के पास बराबर की पहाड़ी में स्थित है। उन पर मौर्य काल की चमकीली पॉलिश है। दीवारें और छतें शीशे की तरह चमकती है। मौर्य काल में कारीगरी जौहरी का भी काम भी खूब जानते थे। वे बड़ी होशियारी और सफलता के साथ पत्थरों को काटते और उन पर पॉलिश करते थे। यूनानी कला का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्यकालीन कला का यूनानी तथा ईरानी कला का प्रभाव पड़ा है, किंतु इस कथन का कोई विश्वसनीय प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। यह अवश्य है कि उस काल में कई विदेशी भारत आए और वहीं बस गए। अशोक ने पश्चिम के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था। संभव है कि उन देशों की कला का यहाँ की कला पर प्रभाव पड़ा हो।